शैलेंद्र के पार्थिव शरीर को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। तो जम्मू कश्मीर में शहीद हुए थे शैलेंद्र, अंतिम विदाई उनकी बहुत ही नम आंखों के साथ दी गई। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई, हजारों की तादाद में लोग पहुंचे थे। वहीं पूरे देश को फिट रखने के लिए देश के प्रधानमंत्री ने फिट इंडिया अभियान चलाया है, जिसके तहत गांव-गांव ओपन जिम का निर्माण किया जा रहा है, जिससे ग्रामीण यहां आकर शुद्ध ताजी हवा में व्यायाम कर सके और खुद को फिट और तंदुरुस्त बनाकर रखें। लखनऊ में भी ब्लॉक स्तर पर सभी गांवों में इसका निर्माण किया जाना है। मोहनलालगंज विकासखंड में उतरावा गांव से फिट इंडिया अभियान के तहत ओपन जिम की शुरुआत की गई है, जिसका उद्घाटन खंड विकास अधिकारी अजीत सिंह ने किया है। ओपन जिम की शुरुआत होने से यहां के ग्रामीणों में खुशी की लहर दिखाई दी। वहीं इंडिया न्यूज संवाददाता जय शुक्ला ने ग्रामीणों से ओपन जिम को लेकर बातचीत की है, सुनते हैं। फिट इंडिया मूवमेंट के तहत आपको बता दें कि पूरे देश में जगह जगह ओपन जिम की शुरुआत की गई है। इस समय राजधानी लखनऊ में है और यहाँ भी देख रहे हैं ये उतरावा गांव है और यहाँ पर ग्राम स्तर पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से ओपन जिम की शुरुआत की गई है आज से यहाँ पर, और यहाँ के ग्रामीण जो हैं वो लगातार इसका लाभ भी ले रहे हैं। हमारे साथ में यहाँ के जो खंड विकास अधिकारी हैं वो मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर इस तरह के और कितने जिम खोले जाएंगे पूरे, अगर हम खंड विकास खंड की बात करें। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ में। सर जिस तरह से फिट इंडिया मूवमेंट के तहत जो ओपन जिम खोले जा रहे हैं तो कितना लोगों को स्वास्थ्य लाभ होगा सर? इसमें हर ग्राम पंचायत में नया पहले हमारा टारगेट है कि हर नया पंचायत में पहले हम 14 नया पंचायतों में टारगेट करके जिम करें, फिर धीरे धीरे हर ग्राम पंचायतों में कर दें, जिससे कि हर व्यक्ति फिट रहेगा और उनकी इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप होगी, जिससे कि तमाम बीमारियां जैसे कोरोना में कहा जा रहा है कि इम्यूनिटी स्ट्रांग करिए, तो उसमें एक बहुत बड़ी पहल है इसको कि ओपन जिम का निर्माण। सर अभी अगर बात करें तो ये मोहनलालगंज विकासखंड का पहला ऐसा गाँव है? हाँ, पहला ऐसा गाँव है, उतरावा ग्राम पंचायत में पहला है। प्रधान जी के इच्छुक और इनका उद्देश्य था कि नहीं कि हम सबसे पहले यही जिम करके पूरे और घर वालों को भी लाइएगा। ठीक। बिल्कुल। तो यहाँ देखा आपने कि जिस तरह से पूरे देश में कोरोना महामारी चली, ऐसे में अपने आप को फिट रखना भी एक बहुत जरूरी है। इसको देखते हुए आज उतरावा गांव में ये ओपन जिम की शुरुआत की गई है, जिससे कहीं ना कहीं पूरे गाँव वालों के चेहरे पर खुशी देखने को मिल रही है। लखनऊ से इंडिया न्यूज़ के लिए जय शुक्ला। और चलिए इस बीच एक बड़ी जानकारी बरेली से सामने आ रही है, सीधे उसी का रुख करेंगे। बड़ी खबर आपको इस वक्त बरेली से बता दें, विधायक के गनर की दबंगई सामने आई है। बरेली से बड़ी जानकारी, गनर ने कार चालक को पीटा है। विधायक के गनर पर दबंगई का आरोप लगा है, कार चालक पर फूटा विधायक के गनर का गुस्सा और जाम में फंस गई थी विधायक की गाड़ी, जिसके बाद गनर की दबंगई देखने को मिली है। थाना फतेहगंज के उल्लासनगर क्रॉसिंग का ये मामला बताया जा रहा है। जाम में फंस गई थी विधायक की गाड़ी, जिसके बाद गनर की दबंगई देखने को मिली। और ये तस्वीर देखिए किस तरीके से पीटा जा रहा है कार चालक को। विधायक के गनर की दबंगई के बाद से सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इस पर अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं, कोई एक्शन क्यों नहीं। अगर जाम में गाड़ी फंसी थी तो फिर इस तरीके का सलूक करने का क्या मतलब बनता है। कार चालक पर विधायक के गनर का गुस्सा फूटा है। और आपको बता दें कि थाना फतेहगंज के उल्लासनगर क्रॉसिंग का ये मामला है। बताया जा रहा है कि वहां पर जाम की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन उसी बीच एक कार चालक पर विधायक की गनर की दबंगई देखने को मिली। लाठी से उसने पीटना शुरू कर दिया। ये तस्वीर आपको लगातार दिखा रहे हैं, विधायक का गनर है जो कि एक आम व्यक्ति को पीट रहा है। जाम में गाड़ी विधायक की फंसी हुई थी, लेकिन उसके बाद इसी बात को लेकर उसका गुस्सा इतना बढ़ गया कि वो कार चालक को पीटने लगा। आशीष गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, क्या ये मामला बताया जा रहा है पूरा? जया, आपको बताना चाहूंगा ये थाना फतेहगंज के उल्लासनगर क्रॉसिंग का मामला है, जहां पर जो कटरा से विधायक है वीर विक्रम सिंह, वो जाम में फंस गए थे। उसके बाद वहां पर जो उनका गनर था उसको जाम में खुलवाने के लिए नीचे उतरा और जिस चालक से कार की चालक की भिड़ंत हुई थी, उस कार चालक की जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, उस गनर ने पिटाई कर दी। जी जय। और अब तक कोई कार्रवाई सामने आ रही है क्या आशीष? अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन अब चूंकि ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, तो लिहाजा इस पक्ष से देखा जा रहा है कि क्या वास्तव में कार चालक की गलती थी या फिर विधायक के गनर ने अपनी दबंगई में उसके ऊपर ये मारपीट की घटना को अंजाम दिया है। जी आशीष, कोई जानकारी है क्या गाड़ी में विधायक साहब बैठे थे या इस मसले को लेकर अब तक अधिकारियों से कोई बातचीत हुई है?
जी अभी तक इस अधिकारियों ने अपना कोई रुख स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन निश्चित रूप से उस समय जो जाम में गाड़ी फंसी थी उसमें विधायक वीर विक्रम सिंह मौजूद थे। चलिए, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, एक बात और साफ हो गई कि विधायक साहब भी गाड़ी के अंदर बैठे थे। हालांकि अधिकारी अब तक इस मसले पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन ये कितना जायज हो सकता है कि जब गाड़ी जाम में फंसी है तो आप एक आम व्यक्ति को इस तरीके से पीटना सरेआम शुरू कर दें। जाम में जब विधायक की गाड़ी फंसी थी तो विधायक की गनर को आखिर गुस्सा किस बात का, वो गुस्सा एक आम इंसान पर इस तरीके से क्यों फूटा? सवाल कई हैं, लेकिन अब तक इसका जवाब मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बनाए गए नीति आयोग ने देश में कुल 118 ऐसे जनपद चिन्हित किए हैं जो कि बुनियादी सुविधाओं में अन्य विकसित जनपदों से काफी पीछे हैं। नीति आयोग ने इन जनपदों को पिछड़ा ना कहकर आकांक्षी जनपद का नाम दे दिया, जिसका मतलब यह है कि इन जनपदों को विकसित करने के लिए नीति आयोग के द्वारा ठोस रणनीति बनाकर 6 बिंदुओं पर इन्हें विकसित किया जाएगा। नीति आयोग ने जुलाई 2020 की स्थिति को जारी करते हुए ये बताया है कि आकांक्षी जनपदों की डेल्टा रेटिंग में उत्तर प्रदेश के अति नक्सल प्रभावित और आदिवासी बहुल्य जनपद सोनभद्र को पूरे देश में पहला स्थान मिला है। सोनभद्र के जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने जनपद के सभी अधिकारियों के साथ इंडिया न्यूज के कार्य की सराहना करते हुए आभार भी जताया है। वहीं इंडिया न्यूज संवाददाता ने सोनभद्र के डीएम एस राजलिंगम से खास बातचीत की है, आपको सुनाते हैं। देश के 118 पिछड़े जनपद में सोनभद्र का भी नाम दर्ज है। मैं बता दूं कि इस बार डेल्टा रैंकिंग में सोनभद्र पूरे देश में नंबर 1 पर आया है। हमारे साथ जिलाधिकारी हैं सोनभद्र के एस राजलिंगम साहब, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो नंबर 1 पे आया है वो किस तरह से नंबर 1 पे है और क्या क्या इसके मापदंड हैं और किस तरह से ये नंबर 1 पे लाने की जो पूरी कवायद थी इन्होंने पूरी की। सर पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आप देश में नंबर 1 पे हैं। थैंक यू। सर ये किस तरह से संभव हो पाया कि आप नंबर 1 पे हैं? क्या क्या उसके मापदंड हैं, किन किन बिंदुओं पर जो कि ये आपका विश्लेषण हो? देखिए, नीति आयोग द्वारा जो कुछ महत्वपूर्ण इंडिकेटर्स हैं, कुछ महत्वपूर्ण सेक्टर्स हैं, उसमें जो भी पिछड़े हुए जनपद हैं उसको चिन्हित किया गया। ऐसे 118 जनपदों को चिन्हित करके उसका नाम दिया गया एस्पिरेशनल। अभी हम बैकवर्ड के नाम पे नहीं जानेंगे, इनको एक नाम देंगे एस्पिरेशनल, आकांक्षी जनपद के नाम पे। तो इसमें एक एक इंडिकेटर की प्रत्येक महीने की क्या प्रगति हुआ, किस जनपद ने क्या काम किया, इसका उसमें ऑनलाइन में फीडिंग होती है, उसकी थर्ड पार्टी एवेल्युएशन होती है और जो सबसे अच्छा काम हुआ है उसका रैंकिंग की जाती है। यानी पूरे देश में जितने भी जनपद है आकांक्षी जनपद, उसकी रैंकिंग की जाती है। तो इस 5 सेक्टर में इस जुलाई महीने में सोनभद्र का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा होने के कारण इसका प्रथम स्थान मिला है। सर एक सवाल ये भी है कि जिस तरह से सोनभद्र में जो नंबर 1 पे आया है, तमाम जो बिंदुओं पर विश्लेषण हुआ है, अब इसको जो 118 के जो पिछड़े जिलों की सूची है इससे बाहर निकालने की तैयारी किस तरह से, क्या आपके द्वारा कुछ हो रहा है? अभी तक इसको बाहर निकालने के लिए कोई ऐसा मानक नहीं रखा। ये मात्र हम लोगों को सचेत करने के लिए, हम लोगों को जागरूक करने के लिए कि हम किस किस सेक्टर में किस किस बिंदु पे पिछड़े हुए हैं। तो ये एक अच्छा मौका है, क्योंकि अभी बाहर निकालने का मतलब इसको अन्य जनपदों से कंपेयर करना होगा, तब हमें पता चलेगा क्या अभी ये 118 में ही है या कोई और हम आगे बढ़ गए हैं कि नहीं बढ़े हैं। और मैं बता दूं कि जिस तरह से इनकी टीम है जिलाधिकारी की, जिस लीडरशिप से इन्होंने काम किया है और जो सोनभद्र का नाम इन्होंने रोशन किया, निश्चित तौर पर ये आने वाले समय में सोनभद्र को 118 की सूची से बाहर निकाल देगा। विवेक श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, सोनभद्र। और चलिए, फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। जब घर बैठे हैं तो बेकार के चैट ग्रुप्स तो बनेंगे ही। जब बेमतलब के चैट ग्रुप शो टाइम की बत्ती लगा दें, फैमिली के खतरनाक फूफा जी को ऐड करते हैं, शो टाइम पे बकवास हटाओ, स्प्राइट उठाओ। खुद ही को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला।
बड़ी खबर के प्रस्तुत करता है सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। स्वप्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। मसूरी गोलीकांड के आज 26वीं बरसी आंदोलनकारियों पर आज ही के दिन बरसाई गई थी गोलियां। राजनीतिक और सामाजिक संगठन के लोगों ने दी श्रद्धांजलि। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत के बाद परिवार में 6 लोगों की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। कुल 12 लोग पाए गए कोरोना पॉजिटिव। संक्रमित क्षेत्र को बनाया गया कंटेनमेंट जोन। आईटीबीपी के जवानों ने पेश की मानवता की मिसाल। कठिन हालातों में परिजनों तक पहुंचाया शव। 8 घंटे में तय की 25 किलोमीटर की दूरी। आज से पितृपक्ष की शुरुआत। हरिद्वार में अगले 15 दिन पितरों का तर्पण। नारायणशिला मंदिर में धार्मिक कर्मकांड। उत्तराखंड में कोरोना के 20,398 मरीज। प्रदेश में 6,042 केस एक्टिव। 14,012 लोग अभी तक हो चुके हैं ठीक। 280 लोगों की मौत। नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं। दरअसल बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें हल्द्वानी से। बंशीधर भगत के 6 परिजन कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। बंशीधर भगत के परिजनों समेत 12 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बंशीधर की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद सैंपल लिए गए थे। संक्रमित क्षेत्र को अब कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। सैंपल लिए गए थे। संक्रमित क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन भी बनाया गया है। सामने आ रही है हल्द्वानी से बंशीधर भगत के 6 परिजन कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। परिजन समेत 12 लोग दरअसल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर। संक्रमित क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। हल्द्वानी से इस वक्त की ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। बंशीधर भगत के परिजनों समेत 12 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। बंशीधर की रिपोर्ट दरअसल पॉजिटिव आई थी और उसके बाद ये कोरोना का टेस्ट परिवार के लोगों का किया गया था। हालांकि जो संक्रमित क्षेत्र है उसको कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। और चलिए इसी बीच इस वक्त की एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। दरअसल इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आपको इस वक्त की बड़ी खबर से रूबरू करा दे। भारत और चीन सीमा पर लगातार तनाव इस वक्त भी चल रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर लद्दाख में तनाव के बीच उत्तराखंड सीमा पर भी हलचल देखने के लिए मिल रही है। दरअसल दिल्ली से अतिरिक्त कंपनियों को भेजा गया है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। आईटीबीपी और एसएसबी को अलर्ट पर भी रखा गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। उत्तराखंड के कालापानी इलाके में सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। इसी को देखते हुए भारत और चीन सीमा पर लगातार तनाव जारी है। लद्दाख में तनाव के बीच उत्तराखंड सीमा पर भी हलचल देखने के लिए मिल रही है। अतिरिक्त कंपनियों की तैनाती की गई है। दिल्ली से अतिरिक्त कंपनियां भेजी गई हैं। आईटीबीपी और एसएसबी को अलर्ट पर भी रखा गया है। इस तनाव को देखते हुए ये भारत और चीन सीमा पर लगातार इस वक्त तनाव चल रहा है। तनाव के बीच उत्तराखंड सीमा पर भी हलचल देखने के लिए मिल रही है। दिल्ली से अतिरिक्त कंपनियां भेजी गई है। आईटीबीपी और एसएसबी को अलर्ट पर भी रखा गया है।
उधर आईटीबीपी के जवानों ने मानवता की मिसाल पेश की है। कठिन हालातों में भी परिजनों तक शव पहुंचा दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर पिथौरागढ़ से आपकी टीवी स्क्रीन पर है। दरअसल 8 घंटे में 25 किलोमीटर की ये दूरी तय की गई। दुर्गम पहाड़ों और जंगलों से होकर इसे घर पहुंचाया गया। ये इस वक्त की बड़ी खबर पिथौरागढ़ से। आईटीबीपी के जवानों ने मानवता की मिसाल ये पेश की है और ये उस वक्त की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जो कदम आईटीबीपी के जवानों की तरफ से उठाया गया है। आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। मानवता की मिसाल पेश करते हुए ये आईटीबीपी के जवान कठिन हालातों में भी इन्होंने परिजनों तक ये शव पहुंचाया। 8 घंटे में 25 किलोमीटर की दूरी तय करके इन्होंने ये शव परिजनों तक पहुंचाया है। दुर्गम पहाड़ों और जंगलों से होकर ये लोग इस शव को लेकर परिजनों तक पहुंचे। ये तस्वीर लगातार आप देख सकते हैं। ये उस वक्त की ही तस्वीर है जब ये जवान इस शव को लेकर परिजनों तक पहुंचे। कठिन हालात थे लेकिन उसके बावजूद इन्होंने इस शव को परिजनों तक पहुंचा ही दिया। 8 घंटे में 25 किलोमीटर की ये दूरी इन्होंने तय की और उसके बाद इस शव को परिजनों तक पहुंचाया गया। और चलिए इसी बीच इस वक्त की एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। दरअसल लगातार तनाव इस वक्त चल रहा है भारत और चीन के बीच। भारत और चीन सीमा पर लगातार तनाव देखने के लिए मिल रहा है। लद्दाख में तनाव की वजह से उत्तराखंड सीमा पर भी लगातार हलचल देखने के लिए मिल रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सुभाष गौड़ जुड़ चुके हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सुभाष, जो तनाव इस वक्त भारत और चीन सीमा पर देखने के लिए मिल रहा है उसी का असर ये भी देखने के लिए मिल रहा है कि उत्तराखंड सीमा पर भी लगातार हलचल। सुभाष, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए संपर्क कट गया है, लेकिन जिस तरह से ये तनाव लगातार बना हुआ है भारत और चीन सीमा पर, उसी का असर उत्तराखंड सीमा पर भी हलचल देखने के लिए मिल रही है। दिल्ली से अतिरिक्त कंपनियां भेजी गई हैं। आपको ये भी बता दें कि आईटीबीपी और एसएसबी को अलर्ट पर रखा गया है। अतिरिक्त कंपनियां दिल्ली से भेजी गई हैं। उत्तराखंड के कालापाली इलाके में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आज से पितृपक्ष शुरू हो रहा है। हिंदू रीति रिवाजों में पितृपक्ष का बड़ा महत्व है। इन दिनों लोग अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए श्राद्ध करते हैं। श्राद्ध करने से पितृ तृप्त होते हैं। जब पितृ तृप्त होते हैं तो वो अपने जनों को आशीर्वाद भी देते हैं। पितृपक्ष में कुल 16 श्राद्ध होते हैं। इस बार पूर्णिमा श्राद्ध 2 सितंबर को। आपको बता दें कि आज से पितृपक्ष की शुरुआत हो रही है और इसी को देखते हुए अगले 15 दिन तक पितरों का तर्पण किया जाएगा हरिद्वार के अंदर। आपको ये भी बता दें कि दरअसल और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता धर्मेंद्र लाइव जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, आज से शुरुआत हो रही है पितृपक्ष की, किस तरह की इस वक्त वहां पर तैयारियां देखने के लिए मिल रही है? आकांक्षा, देखिए हरिद्वार एक धार्मिक नगरी है और हरिद्वार में जो नैनशिला का मंदिर है उसका बड़ा महत्व पितृपक्षों में बताया गया है। लोग देश भर से वहाँ बड़ी संख्या में पहुँचते हैं और अपने पितरों का तर्पण करते हैं। और जो मान्यता है, मान्यता ये है कि जो पितृ लोग है वहाँ पर गंगा मतलब जल की वहाँ पर कमी है। तो अब 15 दिन जो जल की तलाश में कह सकते हैं कि पितृ धरती पर यहाँ पर रहते हैं और 15 दिन ये विशेष पितृपक्ष और श्राद्ध पक्ष विषय कहा जाता है। तो अपनी श्रद्धा से जो हम पितरों को तर्पण करते हैं उनके लिए दान इत्यादि करने का विशेष महत्व बताया गया है। हरिद्वार में इस समय हम गंगा के किनारे पर ही है, क्योंकि धार्मिक नगरी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे भी यहाँ गंगा किनारे लोग यहाँ पंडित के साथ बैठकर यहाँ तर्पण कर रहे हैं, अपने पितरों को याद कर रहे हैं। और जो तर्पण यहाँ पर किया जाता है वो डायरेक्ट आपके पितरों को पहुँचता है और पितर उससे खुश होते हैं। जी चलिए, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुँचाने के लिए। मसूरी गोलीकांड की आज 26वीं बरसी है। 2 सितंबर को उत्तराखंड आंदोलन का वो दिन है जिसको उत्तराखंड वासी कभी भी भूल नहीं पाएंगे। 2 सितंबर 1994 की सुबह मौन जुलूस निकाल रहे राज्य आंदोलनकारियों पर पुलिस और पीएसी ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर 6 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। फायरिंग के कारण शांत रहने वाले पहाड़ों की रानी मसूरी के वातावरण में बारूदी गंध फैल गई। आज भी उस दर्दनाक घटना को याद करने वालों की रूह कांप जाती है। मसूरी के झूलाघर के शहीद स्थल में पिछले 26 सालों से लगातार शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाती है। प्रदेश के कई बड़े नेता मसूरी आते हैं और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।
आपको बता दें कि आज इस गोलीकांड की 26वीं बरसी है। मसूरी गोलीकांड की जिस तरह से आज 26वीं बरसी है। उधम सिंह नगर पुलिस बाजपुर तहसील के लाखेड़ा में पुलिस को एक युवक को फर्जी तरीके से जेल भेजना भारी पड़ गया कि अब पुलिस पर सीबीआई का शिकंजा कस गया है। सीबीआई ने पुलिस पर मुकदमा दर्ज किया है। केलाखेड़ा थाना क्षेत्र में 28 जुलाई को पंडित जी ढाबा की घटना पुलिस को भारी पड़ गई। हाईकोर्ट के दखल के बाद सीबीआई ने मामले में बेरिया दौलत के तत्कालीन चौकी इंचार्ज 3 सिपाही और 2 स्पेशल पुलिस ऑफिसर के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। सीबीआई ने इस मामले में जरूरी साक्ष्य भी जमा कर लिए हैं। केलाखेड़ा थाना क्षेत्र की बेरिया दौलत में पंडित जी ढाबा के संचालक के पास से चरस बरामद होने का मामला चर्चा में रहा था। इस प्रकरण में सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल सर्विलांस समेत अन्य साक्ष्य से पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। दरअसल अब सीबीआई की तरफ से ये बड़ा कदम उठाया गया और पुलिस के खिलाफ यहां पर मामला दर्ज किया गया है। पंडित जी ढाबा संचालक से चरस बरामद हुई थी और पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता की तरफ से इस मामले को लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है, आप जरा सुनिए। ये एक किलाखेड़ा के पास एक पंडित ढाबा है जो कि हाईवे पर है। इसमें पुलिस वालों ने एक मुकदमा बनाया है एनडीपीएस एक्ट का, जिसमें 97 ग्राम चरस दिखाई इसके मालिक के ऊपर, अजय शर्मा के ऊपर। और जिस दिन मुकदमा हुआ उसके अगले दिन उसका बड़ा भाई अजय शर्मा विपिन शर्मा वो मेरे पास आया और उसने कहा कि ये सारा सीसीटीवी फुटेज में कवर्ड है। तो सीसीटीवी फुटेज के साथ हमने रिट फाइल करी और कोर्ट से कहा कि इसमें दखल किया जाए। तो कोर्ट ने सुओ मोटो सीबीआई को पार्टी बनाया, एसएसपी उधम सिंह को भी बुलाया और मैटर 2 बजे के लिए रखा और 2 बजे की हियरिंग करने के बाद प्रिलिमिनरी इंक्वायरी दी सीबीआई को कि वो इसमें जांच सौंपे। सीबीआई की जांच में ये आया कि ऐसा प्रेमा फेसा ही प्रतीत होता है कि ये मुकदमा झूठा है और उसमें कुछ सेक्शंस के अंदर उन पुलिस वालों के ऊपर कहा कि ये बनते हैं इनके ऊपर, जिसमें कोर्ट ने सीबीआई को पूरी कंप्लीट इंक्वायरी दे दी। और चलिए इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, उससे भी आपको रूबरू करा दें। दरअसल इस वक्त की बड़ी खबर मसूरी गोलीकांड की जिस तरह से आज 26वीं बरसी है। अजय भट्ट ने गोलीकांड के शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। विधायक गणेश जोशी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। उन्होंने कहा सरकार उत्तराखंड के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। ये बड़ी जानकारी मसूरी गोलीकांड की आज 26वीं बरसी है और तस्वीर भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। अजय भट्ट ने गोलीकांड के शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। विधायक गणेश जोशी भी इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद रहे हैं। उन्होंने कहा सरकार उत्तराखंड के विकास के लिए काम कर रही है। लगातार शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। उधर पौड़ी में कोरोना का कहर लगातार जारी है। पौड़ी प्रशासन ने पाबो ब्लॉक के मुख्य बाजार को बंद कर दिया है। पौड़ी बाजार में एक व्यापारी कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, जिसके बाद ये बड़ा कदम उठाया गया। व्यापारी के संपर्क में आने से दूसरे व्यापारी भी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय को बंद किया गया है। 2 दिन के लिए कार्यालय बंद रहेगा। जिले में एक्टिव केसेस की संख्या 150 से ज्यादा है। 3500 से ज्यादा सैंपलों की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। उधर उत्तराखंड में कोरोना के 20,398 मरीज सामने आए हैं। प्रदेश में 6,042 इस वक्त एक्टिव केस हैं। 14,012 लोग अभी तक ठीक हो चुके हैं। उत्तराखंड में अब तक 280 लोगों की जान कोरोना की वजह से जा चुकी है। लगातार कोरोना से संक्रमित मरीजों में इजाफा होता हुआ और अभी तक राहत की बात यह है कि 14,012 लोग ठीक भी हो चुके हैं। उत्तराखंड में 280 लोगों की जान कोरोना की वजह से अभी जा चुकी है। उधर मसूरी से इस वक्त की एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। अवैध निर्माण पर प्रशासन की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की तरफ से ये कार्रवाई की गई है। मसूरी कैमल बैक रोड पर अवैध निर्माण हुआ, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। भारी संख्या में हालांकि पुलिस बल भी मौके पर ही मौजूद है। ये बड़ी कार्रवाई अवैध निर्माण को लेकर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की तरफ से ये कार्रवाई की गई है अवैध निर्माण पर। यह इस वक्त की बड़ी खबर और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। मसूरी देहरादून मार्ग पिछले 3 दिन से बंद है। गलोगी पावर हाउस के पास लगातार भूस्खलन हो रहा है। मलबा और पत्थर गिरने से रोड पूरी तरह से बाधित है। लोक निर्माण विभाग लगातार मलबा हटाने का काम कर रहा है, लेकिन पहाड़ों से लगातार मलबा गिर रहा है, जिसके कारण खासा दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार भूस्खलन हो रहा है और इसी की वजह से मार्ग पूरी तरह से बाधित है। लोक निर्माण विभाग मलबा हटाने का काम लगातार कर रहा है।
उधर नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने एक बार फिर राज्य सरकार को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि सरकारी सिस्टम के फेल होने से राज्य की ब्यूरोक्रेसी निरंकुश हो चुकी है। ब्यूरोक्रेसी के निरंकुश होने से जनता की जो समस्या लंबित पड़ी हुई है उनका समाधान अतिशीघ्र नहीं हुआ तो आंदोलन किया जाएगा। ये बात तो तय है कि जब बीजेपी सरकार के विधायक ही सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं तो उससे ये मालूम पड़ता है कि सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बीजेपी में विद्रोह के स्वर है और सत्तारूढ़ दल में विद्रोह के स्वर उठने का मतलब है कि प्रदेश को निराशा ही हाथ लगी है। तो आपको बता दें कि दरअसल ये निशाना साधा गया इंदिरा हृदयेश की तरफ से। आगे बढ़ते हैं। लालकुआ के संजय नगर, बजरी कंपनी, हाथी खाना आदि क्षेत्रों में आए दिन पेयजल की किल्लत से लोग नाराज नजर आ रहे हैं। स्थानीय निवासियों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जल संस्थान पहुंचकर अधिकारियों को ज्ञापन भी इस मामले में दिया है। इस दौरान कांग्रेसियों ने मांग की है कि जल्द से जल्द इन क्षेत्रों में पेयजल की व्यवस्था दुरुस्त की जाए, अन्यथा कांग्रेस कार्यकर्ता क्षेत्र की जनता के साथ आंदोलन करने को बाध्य होंगे। रुड़की में चंद्रशेखर चौक पर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता मयंक गुप्ता और चंद्रशेखर यूथ ब्रिगेड के प्रयासों से शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा को पुरानी जगह स्थापित करने का कार्य शुरू हो गया है। बड़ी संख्या में शहर के युवा चंद्रशेखर चौक पर पहुंचे, जिसके बाद शहीद की प्रतिमा को पुरानी जगह स्थापित करने का कार्य किया गया है। आपको बता दें कि रुड़की में शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा को पुरानी जगह स्थापित करने का कार्य शुरू हो गया है। कार्य शुरू करने से पहले भूमि पूजन भी किया गया है। वहीं बाजपुर में कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन में बंद दुकानों का बिजली का बिल पहले की तरह आने से आक्रोशित लोगों ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन विद्युत विभाग के एसडीओ को सौंपा है। आपको ये बता दें कि कोरोना महामारी के दौरान लगे लॉकडाउन में कई व्यापारियों की दुकानें लंबे समय तक बंद रही थी, लेकिन विद्युत विभाग के द्वारा दुकानों के बाहर लगाए गए मीटर की रीडिंग लगातार बढ़ती गई, जिससे दुकान बंद होने के साथ साथ विद्युत विभाग द्वारा दिए गए बिजली के बिल से लोगों के सामने आर्थिक संकट मंडराने लगा है, जिसको लेकर बाजपुर में कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष अनिल सेन के नेतृत्व में व्यापारियों ने विद्युत बिल में रियायत दिए जाने की मांग की है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते देहरादून में डॉक्टरों ने 5 सूत्रीय मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। डॉक्टरों ने अगले 1 हफ्ते का अल्टीमेटम देते हुए काली पट्टी बांधकर काम करना शुरू किया। हालांकि कल मुख्यमंत्री के संज्ञान लेने के बाद स्वास्थ्य महानिदेशक महोदया डॉक्टर अमिता उप्रेती ने प्रांतीय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा संघ के प्रतिनिधि मंडल से बातचीत भी की है। मांगों पर पूर्ण सहमति न बनने से नाराज डॉक्टर ने काली पट्टी बांधकर काम किया। अब स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी से गुरुवार को डॉक्टर्स की मुलाकात भी होगी, उसके बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी। तो आपको बता दें कि लगातार डॉक्टर्स की तरफ से ये विरोध जाहिर किया जा रहा है। काली पट्टी बांधकर अनोखा विरोध ये लोग जता रहे हैं। हालांकि गुरुवार को इनकी मुलाकात भी होगी। अब ऐसे में ये काली पट्टी बांधकर इन्होंने काम करना भी शुरू कर दिया है। 5 सूत्रीय मांग है इनकी, जिनको लेकर नाराजगी ये जाहिर करते हुए। उधर बीजेपी विधायक महेश नेगी पर जिस युवती ने यौन शोषण के आरोप लगाए हैं, इंडिया न्यूज ने उस युवती से खास बातचीत की है। क्या कुछ उसने कहा है, आप जरा सुनिए। उत्तराखंड में त्रिवेंद्र रावत की सरकार प्रचंड बहुमत जनता ने दिया था, 57 का कमल खिलाया था। 57 में से एक विधायक महेश नेगी, जिस पर आरोप लगाया यौन शोषण का लगाया है प्रीति बिष्ट ने। बच्ची है उनकी छोटी सी, वो लगातार मांग कर रही कि डीएनए टेस्ट विधायक महेश नेगी का यहाँ पर हो, लेकिन विधायक महेश नेगी लगातार कह रहे हैं कि नार्को टेस्ट होना चाहिए, मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है। 5 करोड़ की मांग प्रीति बिष्ट ने मेरे आगे रखी है। हमारे साथ इंडिया न्यूज में आप मौजूद हैं। क्या आपने 5 करोड़ की मांग रखी? आप ब्लैकमेल कर रहे हैं? क्यों? अगर आप ब्लैकमेल कर रहे हैं, ये उनका आरोप है, आप नार्को टेस्ट क्यों नहीं कराना चाहते? दूसरा सवाल हमारा आपसे है। मैंने विधायक को कोई ब्लैकमेल नहीं किया है। मैं अपनी बच्ची के अधिकार उनसे मांग रही हूँ, उसका नाम उनसे मांग रही हूँ। जो उनकी बेटी है, उनको अपने खून को अपना नाम देने से वो पीछे हट रहे हैं। और नार्को टेस्ट तो ये है कि सच्चाई जो है वो डीएनए से सामने आएगी, ना कि नार्को टेस्ट से सामने आएगी। मैं नार्को टेस्ट नहीं कराऊंगी। अगर विधायक जी को इतना शौक है नार्को से सच्चाई सामने लाने का, तो वो अपना नार्को टेस्ट करवाएं ना, अपनी सच्चाई सामने लाएं कि वो उनकी बेटी वो है या नहीं है, वो नार्को में उनसे पूछा जाए, वो इस चीज़ को सामने लेके आए। डीएनए तो मैं करवा के रहूँगी विधायक के साथ अपनी बेटी का, चाहे मुझे उसके लिए हाईकोर्ट जाना पड़े, चाहे कहीं भी जाना पड़े। सवाल ये आकर उठता है कि आप उन्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं, 5 करोड़ की मांग कर रहे हैं। मैं बार बार इस सवाल को लगातार रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि पूरे देहरादून के अंदर ही सवाल लगातार बार बार कहा जा रहा है, आपके चरित्र पर सवाल उठाए जा रहे हैं। मैंने उनसे कोई 5 करोड़ रुपए की मांग नहीं गई है। क्या लगता है, विधायक महेश नेगी का डीएनए टेस्ट अगर नहीं होता तो आप किस हद तक जाएंगी? क्या कुछ आपकी कानूनी प्रक्रिया होंगी?
डीएनए टेस्ट क्यों नहीं होगा? पुलिस को वो दबा लेंगे क्या? हाई कोर्ट को भी वो अपने ये जो सरकार है वो दबा लेगी, हाई कोर्ट को भी। हाई कोर्ट से डीएनए टेस्ट होगा नहीं, अगर यहाँ पे होगा, इस कोर्ट में नहीं होगा तो हाई कोर्ट में उनका डीएनए टेस्ट होगा। जब एनडी तिवारी जी जो थे उनका डीएनए टेस्ट हुआ तो विधायक महेश नेगी को भी अपना डीएनए टेस्ट करवाना पड़ेगा। ये बड़ा सवाल है। स्वर्गीय नरेंद्र तिवारी आज हमारे बीच में नहीं है, रोहित तिवारी भी आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन प्रीति बिष्ट ने उनका जिक्र यहां पर कर डाला है। उत्तराखंड की सियासत में भूचाल है, आप सड़कों पर कूदी हुई है, पुतले लगातार फूके जा रहे हैं। महेश नेगी पर मुकदमा, भारतीय जनता पार्टी के विधायक पर मुकदमा दर्ज करने की मांग लगातार की जा रही है। कांग्रेस का भी पूरे प्रदेश के अंदर प्रदर्शन है और यहां पर बात निकली है तो दूर तक जाएगी, क्योंकि आपने स्वर्गीय नरेंद्र तिवारी जी का जिक्र यहाँ पर किया। डीएनए टेस्ट यहाँ पर हुआ था तो रोहित शेखर को उन्हें अपना पुत्र मानना पड़ा था और एक बुढ़ापे के दौरान उनकी फिर उनका विवाह भी हुआ था। वो भी कुछ हमें यहाँ पर जो तस्वीर हमने उत्तराखंड के अंदर देखी थी। क्या लगता है आपको, महेश नेगी ने क्या सपने दिखाए थे आपको? भारतीय जनता पार्टी के वो विधायक आज हैं, कुछ अरमान जगाए थे आपके अंदर, या फिर आपने ही उनको गुमराह किया था? ये सवाल भी आज यहाँ पर आपसे बनता है। मैं उन्हें क्यों गुमराह करूंगी? मुझे गुमराह करना होता तो बच्चा ही पैदा नहीं होता, बात तो वहीं पे खत्म हो जाती। मैं उन्हें गुमराह करने वाली होती? कौन गुमराह तो अब वो जनता को कर रहे हैं, पुलिस को कर रहे हैं और साथ साथ मुझे भी कर रहे हैं, जबकि उनको पता है बच्चा उन्हीं का है, फिर भी वो डीएनए टेस्ट से पीछे हट रहे हैं। मेरी तो शुरू से लेकर अभी तक एक ही मांग है, सिर्फ डीएनए की। फिर ये नार्को, ये सब आज 10-12 दिन के बाद जब उन्होंने नार्को की बात निकाली है, ये नार्को की बात बीच में आई कहाँ से है? मैं तो ये पूछना चाहती हूँ उनसे। लेकिन आपको मालूम था कि विधायक का अपना परिवार है, उनके अपने बच्चे हैं, फिर उन्होंने आपके साथ जो संबंध बनाया जैसा कि आपके अनुसार, तो आपको कैसा मालूम था कि वो आपके बच्चे को अपना नाम दे देंगे? आपने बच्चे के होने से पहले भी आपने उनसे बात की होगी या नहीं की, या फिर उस वक्त आपने इस बात को दबा के रखा था? नहीं, उन्हें सारी बातें पता थी। उन्होंने मुझे बोला था कि बच्चे को मैं अपना नाम दूंगा, अपने परिवार को खुद मैनेज करके मैं बच्चे को नाम दूंगा। उसके बाद फिर क्या, जब आपका बच्चा हुआ कि उसके बाद क्या विधायक मुकर गए? हाँ जी बिल्कुल, मैंने 5 अगस्त को उनसे बात करी यहाँ पे आने के बाद। उसके बाद वो कहने लगे मैं कैसे मान लूँ, बच्ची मेरी है। तो मैंने कहा आप डीएनए टेस्ट करा लो। बोलने लगे मेरे चुनाव हैं 2022 में, अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं सुसाइड कर लूँगा, मैं मर जाऊँगा। एक और आखिरी सवाल आपसे कर रहा हूँ मैडम, ये आप दोनों के बीच के जो आपसी संबंध रहे, जो रिश्तेदारी, कैसे आप दोनों एक दूसरे के संबंध में आए, कैसे एक दूसरे के टच में आए? क्योंकि ये जो बात है लगातार निकल कर, जब भी महेश नेगी से जब मीडिया सवाल करती है तो उनका लगातार कहना होता है कि ये गुमराह किया जा रहा है, आपके साथ कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं वो संरक्षण दे रही है, उनको बदनाम करने का काम किया जा रहा है, या फिर उनसे पैसों की लंबी फिरौत की मांग की जा रही है, उनका जो राजनीतिक करियर उसे खत्म करने की बात की जा रही है। क्या सच में ऐसा है? जिस तरह से ये मेरे करैक्टर को आजकल 2 दिन से लगातार ब्लेम कर रहे हैं, सिर्फ मेरे करैक्टर के बारे में बोल रहे हैं, तो इनसे तो मैं ये कहना चाहूँगी कि गोलियों के बल पे ना दूसरों की लड़कियों का रेप करना और दूसरों को ब्लैकमेल करना बहुत इजी होता है। और उसके ऊपर वही बात हमेशा जो मुझे बोलते थे कि मैं तुम पे ब्लैकमेलिंग का केस कर दूंगा, मैं तुम्हारे पति को गोली से मार के तुम पे उल्टा केस लगा दूंगा, और यही बात आज सामने आई है। इन्होंने यही किया, मैंने अपनी बच्ची का हक मांगा है तो इन्होंने ब्लैकमेलिंग का केस मेरे पे लगा दिया है उल्टा। सरकार से क्या उम्मीद होगी उत्तराखंड की? आखिरी सवाल आपसे। इन सब चीज़ों को देख के तो सरकार से मुझे कोई उम्मीद ही नहीं लग रही है, क्योंकि सरकार अपने बीजेपी अपने ऐसे विधायकों को पता नहीं कब तक बचाते रहेगी, जिन विधायकों ने हजारों लड़कियों को, ऐसी पीड़िताओं को ऐसे दुखी करके रखा है। और अब तो बच्ची है, मेरे पास प्रूफ है, तो विधायक जी सामने आए, अपना डीएनए टेस्ट कराएं और सरकार भी उनको सामने आने के लिए कहे। और सबसे पहले तो उनको अपने ऐसे विधायक को निष्कासित करना चाहिए जिससे उनकी पार्टी का नाम खराब हो रहा है। एक आखिरी सवाल करो, अगर विधायक डीएनए टेस्ट करा लेते तो क्या उसके बाद आप नार्को टेस्ट कराने के लिए तैयार होंगी मैडम? जी बिल्कुल, विधायक जी का डीएनए टेस्ट करा लेते हैं तो मैं नार्को टेस्ट के लिए तैयार हो जाऊंगी। तो प्रीति को आपने सुना, प्रीति ने अपनी बात कही है, साफ तौर पर कहा कि उन्हें उत्तराखंड की सरकार पर विश्वास नहीं है। सवाल इस बात का है कि आखिर ये बच्चा किसका है? बच्चे के हक के लिए इस वक्त प्रीति लड़ाई लड़ रही है। विधायक महेश नेगी या उनके परिवार का साफ तौर पर कहना है कि 5 करोड़ रुपए की हमसे मांग की गई है, हम चाहते हैं कि महिला झूठ बोल रही है, उनके साथ राजनीतिक दलों की बात की जाए, एक गैंग है, इनका नार्को टेस्ट कराया जाए। लेकिन युवती का कहना है कि मेरी जो लड़ाई है वो लड़ाई है बच्चे के लिए, ये बच्चा किसका है और बच्चे का पता चलेगा डीएनए से, ना कि नार्को टेस्ट से। सुभाष के साथ रतन नेगी, देहरादून। कोरोना संक्रमण के चलते पिछले 6 महीने से भगवान नीलकंठ महादेव मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए गए थे। श्रद्धालुओं के चेहरे पर काफी निराशा भी देखने को मिलती थी, लेकिन अब भगवान नीलकंठ महादेव के दर्शन करने के लिए मंदिर के कपाट खोल दिए गए हैं। सभी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और मास्क लगाने का अनुरोध मंदिर समिति द्वारा किया जा रहा है। सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि भगवान नीलकंठ महादेव के दर्शन करने के लिए मंदिर में आते हुए मास्क लगाकर आएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए भगवान शिव के दर्शन कर पुण्य के भागी बने। दरअसल अब नीलकंठ महादेव के कपाट खोल दिए गए हैं और उसके साथ ही श्रद्धालु भी वहां पहुंच रहे हैं, लेकिन मंदिर समिति की तरफ से उनसे अपील की गई है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें और मास्क पहनकर ही मंदिर में आएं, उसके बाद दर्शन करें।
भदोही में किसान सम्मान निधि योजना के फॉर्म को लेकर रिश्वत का खेल लगातार खेला जा रहा है। फॉर्म भरने के एवज में 200 रुपए ऐंठे जा रहे हैं। इसके साथ ही रिश्वत की रकम ऊपर तक देने की बात भी सामने आई है। एकर सिस्टम बा हमरे यहाँ एकर हम ई सिस्टम बनाए हैं जिसे घराव ले जाए फार्म जल्दी दियात रहा बल्कि इतना फार्म चला जाए 10 से 20 से 50 से फार्म लेके चला गया दे दी है तो होत का रहा कि फार्म धरा बाब केकर चढ़ाएन केकर छूट गया तो जेकर छूट गया ओकर नहीं चढ़ाओ कर ना मिले और जेकर चढ़ गया ओकर आए तो हम का करी था अपना खुद कि अपने यहाँ के लैपटॉप पर पूरा लोड कर पेन ड्राइव में ले जाए कि वहाँ कंप्यूटर में लोड। झक सफेद बुशर्ट में कुर्सी पर पसर कर जो मेहनत की कथा वाच रहे हैं ना सरकारी चाकर हैं। इनके कांधे पर जमाने भर की जिम्मेदारी सौंप दी गई है, उसी के बोझ तले दबे जा रहे हैं। और कथा तो आपने सुनी ली। समाज सेवा में कंप्यूटर से लेकर ट्विटर तक का ज्ञान घोल के पी लिया। दरअसल इनका नाम है अशोक तिवारी। किसान सम्मान निधि की जिम्मेदारी है इनकी। हेड ऑफ पर नियुक्ति है। भदोही के औराई ब्लॉक में पोस्टिंग पाए तो वहीं पर बड़ा कमाल दिखा रहे हैं। दरअसल पीएम किसान सम्मान निधि योजना के नाम पर सामाजिक सरोकार का काम कर रहे हैं। लोग सम्मान निधि पाने के लिए तरसे जा रहे हैं और अशोक बाबू को देखिए घर घर जाकर लोगों को किसान सम्मान निधि दे रहे हैं। इस महान काम के एवज में मात्र 200 रुपये फीस रखी है अपनी। भैया कुछ कम बेसी की बस 200 फिक्स? भैया बेसी देख हो जाए जहाँ कम बच्चे है मैं 200 आपके पूरा चाहे। तो ये कृषि विभाग का भी कमीशन बना था कि केवल ये आपको मेहनत कर रहा था? नहीं हमारी मेहनत का नहीं होगा। हाँ ऐसा बात हमारे ऊपर अधिकारी हैं कि हमसे लेंगे कि कौशल किशोर है कि कोने पर मतलब कि भदोही के किसान परिवार हो गए धन्य अशोक तिवारी जैसे सरकारी कर्मचारी को पाकर, जो किसानों का भला करने के लिए गांव-गांव घूम रहा है। सम्मान निधि के फॉर्म जमा करने के नाम पर मात्र 200 रुपये ले रहा है और ये रकम अपनी अंटी में नहीं रखते अशोक बाबू। बाकायदा इस रकम का केक कटता है, बड़े वाले साहब लोगों में बंटता है और इस मेहनत की एवज में मात्र 50 रुपए ही अशोक बाबू की अंटी में आते हैं। अधिकारी है अब कौन अधिकारी है कौन पोस्ट होंगे हमें लोगों को वही नोटिफिकेशन बस ही जाना। अच्छा तो आपसे पर पेपर पे 200 रुपया लेते हैं? हाँ पर पेपर 200। तो मैं आपका कितना कमीशन? हमें 50 रुपया मिलना। 150 ले। बताओ कितनी नाइंसाफी है। गांव-गांव घूमकर काम करे अशोक तिवारी और मलाई काटे बड़े बाबू सरकारी। 200 रुपए की रिश्वत में से मात्र 50 रुपए मिलते हैं। वो तो बड़ी देर में ये गुप्त ज्ञान खुलकर सामने आया। इस बार की 15 अगस्त से पहले खुल जाता ना तो ताम्र पत्र मिलता अशोक तिवारी को, जो पीएम किसान सम्मान निधि के फॉर्म जमा कराने के नाम पर 200 रुपए की रिश्वत मांग रहे हैं। लेकिन देखिए 150 रुपए टीएसी साहब को जाते हैं और उनकी मेहनत का सार भी अशोक तिवारी से सुन ली। सब नहीं तो काहे नहीं अब एक समझे भाई तनख्वाह तो उनका गवर्नमेंट देता ही नहीं देता। लेकिन अब वो 150 रुपया या दे रहे हैं कि वो सवेरे से लेके संध्या भर खाली क्षेत्र में गाड़ी लेके दौड़ना पाओ। माने वो बतावत है कि ऐसे ही कौनो दिन रहे जौने दिन के हमारे गाड़ी में 5 लीटर तेल बचे मोटरसाइकिल में और नहीं तो 2 लीटर 3 लीटर 2 लीटर 3 लीटर बचे बकाया टंकी खाली हो गए। तो कहे न पैसे वाले भाई तेलवा कहाँ भराई परिवार बाहर। जो लोग रिश्वत मांगना पाप मानते हैं, जुर्म मानते हैं, वो कानून बनाने वाली समिति में अगर अशोक तिवारी को रख लेते तो यकीन मानिए रिश्वत लेना पुण्य की श्रेणी में आ जाता। पेट्रोल का खर्च, खाने पीने का खर्च, घूमने का खर्च, परिवार का खर्च, ये खर्चा वो खर्चा, सब कुछ कहाँ से निकलेगा? इसलिए रिश्वत लेना जरूरी हो जाता है। वहीं इस रिश्वती परंपरा को लेकर उप कृषि निदेशक अरविंद सिंह का गुस्सा देख लीजिए, हंस कर लूट-फूट हो जाएंगे। हाँ, आपने वो व्हाट्सएप दिखाया है, ये आप हमको फॉरवर्ड कर दीजिए। इसके बाद इस पर जांच करके यथोचित कार्रवाई की जाएगी, बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी। अरे रे 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 रे, इतना गुस्सा कि कार्रवाई में वजन लाने के लिए अरविंद बाबू ने सख्त अलंकार लगा दिए। मानो भस्मासुर ने सुन लिया होता तो उसकी घिग्गी बन जाती।
खैर अपने लाडलों के परिचय पत्र पर उप कृषि निदेशक पहले अटके, फिर भटके और फिर के सुर के साथ एक स्वर में नगमा पूरा किया। ये कौशल किशोर अगर नाम है तो ये हमारे यहाँ टीएसी हैं और इस पर बड़ी ड्रास्टिक कार्रवाई होगी। आप हमको इसको फॉरवर्ड कर देंगे, इसमें जांच करें। सरकार से पगार की पगार और रिश्वत बेशुमार, यही असल स्लोगन है सरकारी कारिंदों का। इंडिया न्यूज के लिए भदोही से अनंत की रिपोर्ट। I need a clean घर. Hygiene is important, हाँ? और इंटीमेट एरिया की हाइजीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि कभी गर्मी कभी पीरियड्स, इसीलिए मुझे चाहिए कुछ इफेक्टिव पर नेचुरल, जैसे क्लीन एंड ड्राई वॉश जो करे पीएच नेचुरली बैलेंस, रखे जर्म से प्रोटेक्टेड और मुझे फ्रेश और अंदर से हैप्पी। जब घर बैठे हैं तो बेकार के चैट ग्रुप्स तो बनेंगे ही। जब बेमतलब के चैट ग्रुप शो टाइम की बत्ती लगा दें, फैमिली के खतरनाक फूफा जी को ऐड करते हैं, शो टाइम पे बकवास हटाओ, स्प्राइट उठाओ। Associate sponsor, Dr. Ortho Ayurvedic Oil and Capsule.